राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की एक टीवी डिबेट के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। दिल्ली के चुनावी दंगल में हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न पार्टियों की तरफ से ताल ठोके जा रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला सिर्फ 3 पार्टियों के बीच है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों से पर्यावरण के मुद्दे पर मतदान करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने, पौधों को बचाने और प्रकृति मां की रक्षा के लिए वोट डाला जाना चाहिए। भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले छात्रों के लिए 50% छूट प्रदान करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। दिल्ली में बारिश के बाद आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की सिफारिश की। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुरा में सीमेंट के एक कारखाने के अंदर लोहे का बड़ा ढांचा ढह जाने के बाद कुछ श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सरकार को लगातार तीसरी बार चुनने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस बार एक्सपो का आयोजन 3 स्थानों पर हो रहा है और इसमें 800 से ज्यादा प्रदर्शक और लाखों आगंतुक शामिल हैं। अगले 5 दिनों में कई नए वाहन लॉन्च होंगे जो भारत में मोबिलिटी के भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऑटोमोटिव उद्योग की सराहना करते हुए इसे भविष्य के लिए तैयार बताया। पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। उस दौरान मैंने आप सबके विश्वास के कारण कहा था कि अगली बार भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में जरूर आऊंगा। देश ने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहाँ बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहाँ लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहाँ कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर भी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में, मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें
भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा एवं आप प्रत्याशी दोनों ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी हरीश मदन लाल खुराना के समर्थन में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक शिवचरण गोयल अपने नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता, तीनों निगम पार्षद एवं सहयोगियों के साथ नामांकन प्रक्रिया का पालन करने पहुंचे। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र पर 10 वर्षों से विधायक जहां शिवचरण गोयल हैं, वहीं विगत निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा से ये 3 सीट भी अपने कब्जे में कर लिया है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद भाजपा की बांसुरी स्वराज हैं, जबकि इन संसदीय सीट पर विगत के 2 चुनाव में भी भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी रही थी। लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशी सुभाष सचदेवा को हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं निगम के चुनाव में भी भाजपा अपना जनाधार खो दी और तीनों नगर निगम सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। करमपुरा क्षेत्र के निगम पार्षद राकेश जोशी ही एकमात्र नेता थे जो पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और उनके पास राजनीतिक अनुभव था। वहीं रमेश नगर निगम क्षेत्र के निगम पार्षद पुनीत राय एवं मोती नगर निगम क्षेत्र की निगम पार्षद अलका ढींगरा के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा कर आम आदमी पार्टी के इन प्रत्याशियों को चुनकर निगम में भेज दिया। नामांकन के समय भाजपा एवं आम आदमी पार्टी के समर्थक खुलकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में सड़क पर उतर आए। दोनों दल अपने अपने जीत के दावे करने लगे हैं और जनता को लुभाने, विपक्षियों पर निशाना लगाने का दौर जारी है। वो जीत के हमारे राज्य का हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करें और हमें विकास की तरफ ले जाएं। पहले खुराना जी थे, अब ये हरीश खुराना जी हैं और जैसे पहले जोश था, पूरे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पूरे जोश खरोश से और अच्छे मत से हमारे हरीश खुराना जी जीत के आएंगे जी। पूरा जोश है कार्यकर्ताओं में और 100% और बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे और शायद पूरी दिल्ली में भी छा जाएं। आज हम श्वेता सैनी जी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रजौरी गार्डन SDM ऑफिस में। तिलक नगर विधानसभा से हमारी बहन श्वेता सैनी जी को प्रत्याशी बनाया पार्टी ने और बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी है, वो कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इस बार दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि दिल्ली में इस बार कमल खिलाना है। जिस तरीके से कुशासन 12 साल का कुशासन केजरीवाल का रहा, हवा पानी जो कि साफ ना दे सका और टूटे सड़की, ये सब पूरे दिल्ली का बेहाल जो बना दिया है दिल्ली को, जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, बिल्कुल भी कहीं डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तो आज उन्हीं सबको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और श्वेता सैनी जी इस बार तिलक
तिलक नगर विधानसभा से जीतकर रहेंगी और दिल्ली में इस बार कमल खिलने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मोती नगर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 10 साल इतना प्यार दिया। उस प्यार की बदौलत ही मुझे तीसरी बारी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। तो अब दोबारा से मोती जनता का सेवा करने का मौका मिला है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, बहुत प्यार मिला। मैं हाई कमांड का जो ऑर्डर होता है वो सर्वोपरि होता है, और जो भी ऑर्डर हाई कमांड से मिलता है हमें उसको मानना चाहिए। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा वादा किया है। पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को दिल्ली में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही दिल्ली मेट्रो में किराए में 50% की छूट देने का प्रयास किया जाएगा। आज एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो, जो राजधानी की लाइफलाइन मानी जाती है, अब बेहद महंगी हो चुकी है। इस कारण आम छात्रों को मेट्रो का किराया वहन करने में कठिनाई होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और इसी सोच के तहत यह फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेट्रो किराए में दी जाने वाली छूट का खर्च केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर उठाएगी। यह ऐलान दिल्ली के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इस घोषणा का जनता पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की आंखें 15 साल पुरानी दिल्ली को याद कर नम होती हैं।
दिल्ली हमारा घर और सपनों का शहर है और दिल्ली को सुशासन की आवश्यकता है। मैं यहाँ आ रहा था तो एक ख्याल आ रहा था कि जब हम अपना एक घर बनाते हैं, आप में से कई लोगों ने यह अनुभव खुद किया होगा या अपने माता पिता को करते हुए देखा होगा, एक एक ईंट जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर अपना एक घर बनाया जाए। कई बार होता है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई और वो घर गिर गया, खत्म हो गया। हम उसको एक्ट ऑफ गॉड कहते। 2013-14 में लगातार जो दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ, एक जो दिल्ली के साथ, दिल्ली के भीतर दिल्ली की सरकार जो नई बनी उसके द्वारा हुआ, केंद्र में जो नई सरकार आई 2014 में, उनके हाथों दिल्ली के साथ हुआ। आज दिल्ली, जब हम घर से निकलते हैं तो 10 साल पुरानी दिल्ली को याद करके आंखें नम हो जाए, क्योंकि हमारा घर है। हम देश के अलग अलग कोनों से, आप लोग, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, मैं राजस्थान से, हम लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन इसने हमें अपना लिया, अपना बना लिया। ये सपनों की नगरी ऐसे ही नहीं कहला, हमारे सपने इसी शहर ने पूरे किए। आज दिल्ली की जब हालत देखते हैं, सड़कों की स्थिति, पार्किंग की स्थिति, नशे की बढ़ती हुई लत, महिला सुरक्षा की हालत, स्वास्थ्य की हालत, पोल्यूशन की हालत, सड़क पर चलना दूभर है महिलाओं के लिए, खासतौर एक खंडहर बना दिया दिल्ली। और जब हम जवाबदेही मांगते हैं, दाएं देखो तो शीश महल दिखता है, बाएं देखो तो राजमहल दिखता है। हम बोलते हैं साहब जवाबदेही किसकी है? बड़े मियां कहते हैं छोटे मियां की, छोटे मियां कहते हैं बड़े मियां। इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली, माफ कीजिएगा, एक फुटबॉल बनकर रह गई। अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं कर। दिल्ली ने पूरे देश की किस्मत लिखी है, पूरे देश को दिशा दी है। दिल्ली एक्सपेरिमेंट करती है, प्रयोग करती है, करना भी चाहिए, किया प्रयोग, लेकिन अब दिल्ली को यह समझ में आ गया है कि वो प्रयोग के दिन जो हैं वो अब लद गए हैं। फिर से शीला दीक्षित की दिल्ली, कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली थी, 15 साल जो शासन, सुशासन यहां दिया, उस दिशा में दिल्ली फिर से देख रही है। कांग्रेस की ओर दिल्ली फिर से देख, जो वादा करके आए थे कि उनके पास दिल्ली की हर मर्ज की दवा है, देखकर अफसोस होता है कि वो खुद दारू में धोखा दिया। झूठ एक बार बर्दाश्त हम रिश्तों में भी कर लेते हैं आपस में, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, धोखा बर्दाश्त नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के अंतर्गत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इसी क्रम में वे मोती नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवचरण गोयल के लिए जनसंवाद करने पहुंचे। जनसंवाद में पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ नियत की बात की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की और साथ ही साथ दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। राज सर्वप्रथम टीम ने भगवंत मान के इस दौरे से पहले क्षेत्र की जनता से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। क्या कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन और उसके बाद जाने क्षेत्र की जनता के विचार। अपनी मकानों से, अपनी दुकानों से बड़े हर्षोल्लास से बाहर निकलकर हमारा अभिनंदन करने वाले सभी दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। दोस्तों, 5 तारीख को, 5 फरवरी को बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली इतिहास लिखने जा रही है और मैं अभी कल ही आया हूँ दिल्ली में। कल मैं यमुना पार, गांधीनगर में, गोंडा में और रोहतास में था। आज मैं पटेल नगर, करोल बाग, मोती नगर, इसके बाद तिलक नगर जाऊंगा। जहाँ भी जाता हूँ बस एक ही लोगों की आंखों में चमक दिखाई देती है कि जी यहाँ तो केजरीवाल, यहाँ तो केजरीवाल, यहाँ कोई और नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आपका छोटा बड़ा भाई बन के काम किया है, वो नेता बन के काम नहीं किया। और आपके प्रत्याशी शिवचरण गोयल जी आपके बीच में से हैं, आपके दुखों दर्दों को जानते हैं। ये नहीं है कि कहीं बाहर से आए, जीत के चले गए, बाद में वापस नहीं आए, आप ढूंढते ही रह गए, ऐसा नहीं। तो जितना भी प्यार मिल रहा है ये इस बात का सबूत है कि 5 तारीख को झाड़ू चलने वाली है दिल्ली में 4थी बार। हर जगह पे जब भी किसी राज्य में ये इलेक्शन लड़ते हैं तो एक नारा देते हैं, अब की बार इतनी पार, अब की बार इतनी पार। ये दिल्ली में नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि अब की बार ना इधर ना यमुना पार, इनको पता है, इसलिए ये नारा यहाँ नहीं देते। तो दिल्ली में स्कूलों में काम हुआ, अस्पतालों में काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बने, महिलाओं को मुफ्त सफर की सहूलत मिली, बिजली पानी के काम हुए, रोड बने, रोजगार पे काम हुए। ये बातें पंजाब तक पहुंची तो 2022 में पंजाब में सरकार बनी। अभी पंजाब में ये काम हो रहे हैं। ये देखो, दिए से जोत जलती है, एक दिए से दिया जलता है। दिवाली के समय एक दिया जला के हम उससे 4-5 दिए जलाते हैं। तो हमने पंजाब में वो ईमानदारी वाला दीवा जलाया। आज पंजाब में
90% लोगों को बिजली का बिल 0 आता है और 2.25 साल हुए सरकार बने हुए जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ 50,000 से ज्यादा लोगों को बेटे बेटियों को नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 1 रुपया भी किसी का रिश्वत का लगाओ फोन करके पूछ लेना भाई साहब, पंजाब में रिश्तेदारियां भी होंगी, दोस्त मित्र भी होंगे, फोन करके पूछ लेना। किसी की सिफारिश लगी हो एमएलए की जा मंत्री की जा किसी का 1 रुपया भी लगाओ, ये होता काम अगर नीयत साफ हो। नीयत साफ चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ा रहे हैं हमें, ये इधर का समाज है, ये इधर का समाज है, ये उधर का समाज है, ये अच्छे नहीं है, ये खाते हैं, ये पहनते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये पूरा देश हमारा एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं इस गुलदस्ते में, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी सुगंध है। आप चाहते हो बस एक ही रंग का फूल हो, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, इसीलिए इनका अब जोर लगा हुआ है कैसे भी करके केजरीवाल को रोक लो। फर्जी वोट बनाओ, अपनी मर्जी वोट बनाओ, जो मर्जी वोट बनाओ, रोक लो। ऐसे कैसे रोक लोगे? करोड़ों लोग दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि 5 तारीख को झाड़ू चलने वाली है और उसमें अपना हिस्सा डालिए। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि पंजाब और दिल्ली में आपने कितनी सीटें हैं? पंजाब में 117 में से 94 आम आदमी पार्टी के साथ हैं। भाई साहब स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हो। पिछली बार 2015 ने आपने दिए थे 3, वो भी स्कूटर वाले ही हैं, चलो ट्रिपल राइडिंग उनको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपने 5 साल बाद थोड़े बढ़ा दिए, इनोवा वाले बना दिए, 6-7 कर दिए। अब फिर वापस स्कूटर पे ले आओ भाई साहब इनको, क्योंकि आम लोग जब उठ जाते हैं तो बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े जो झक्खड़ आंधियां वो रुक जाते हैं जब आम लोग उठ जाते हैं। ऐसे हम रमेश नगर गोचकर पे हैं और आज जो यहाँ पे भगवत मान पंजाब के सीएम हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो है माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है? माहौल तो खैर ठीक ही है भैया। किसका है, मतलब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसका है माहौल? अभी तो यहाँ आम वाली पार्टी है, आम आदमी का पार्टी का माहौल बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, चुनाव माहौल तो बढ़िया ही चलता है सर, सभी पार्टी जोर लगाते हैं और जो क्षेत्रों में जो काम करते हैं वही बाजी मारते हैं, है ना। देखो दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी ही मारेंगे, मुझे ऐसे लगता है। चुनावी माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम जनता है उनके बारे में ये है कि जो भी हम कर रहे हो तो जो बोल रहे हैं ना, हमें वचन दे रहे हो, जिसके बारे में चाहे तो वो हमें दे, जो हम वो कह रहे हैं कि बताओ कि हमें तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे बोल के, मैं चाह रहा हूँ उनको वो दे दें ताकि जनता को लगे कि आगे जाके इनको वोट देने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा। अब माहौल का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरा क्या बन रहा है इस समय जी, पर ये है कि केजरीवाल इस समय आए तो हमें वो भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी केंद्रीय सरकार, मैं डिफेंस में रही हूँ, केंद्रीय सरकार के काफ़ी उन्होंने 8वें वेतन का और ये जो डिस्पेंसरीज वगैरह खोली हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक खोली हैं, उस पर काफ़ी उन्होंने सुधार किया है और बिजली पानी वगैरह जो है मुफ्त मतलब किया है काफ़ी इस पे। तो ये लोगों को, आम जनता को पता होना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी सहायता करी है लोगों की। यदि वो इस बार भी उनको वोट देंगे तो ये सारी सुविधाएं वो पा सकेंगे। अभी तक तो हमारे जो क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बीजेपी का कोई नज़र नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नहीं, वो तो कीर्ति नगर है ना, वो तो कीर्ति रमेश नगर की बात करो जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जहाँ जोर मतलब कि इस टाइम आम आदमी पार्टी का है। नई दिल्ली में 2024 को नौसैनिक नागरिक वर्ष के रूप में मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने तनावपूर्ण भू राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य पर चिंता जताई। उन्होंने सशस्त्र बलों के सामने बढ़ती चुनौतियों और देश की महत्वपूर्ण क्षमताओं को जल्द से जल्द मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हो रही उथल पुथल के बीच भारत की आक्रामक और रक्षात्मक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत पर जोर दिया। पहले मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम जो हो रहा है सिविलियंस के लिए शायद ये पहला कार्यक्रम है ना। इसके पहले यह कार्यक्रम हुआ है कभी? पहली बार है सर। बहुत साल पहले हुआ। वैसे होना तो हर साल चाहिए। यदि ईयर ऑफ हम नेवल सिविलियंस बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कार्यक्रम तो प्रतिवर्ष ही होना चाहिए। लेकिन नेवल चीफ बनने के बाद हमारे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उन्होंने, उनकी टीम ने, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और साथियों, आज आप सबके बीच आकर
मुझे सचमुच प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बीते वर्ष को ईयर ऑफ नेवल सिविलियन के तौर पर बनाने का फैसला किया है और मैं मानता हूं कि यह अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव था जिसके लिए इंडियन नेवी तारीफ के काबिल है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी आपके बीच आता हूं एक अलग ही इनोवेटिव इनिशिएटिव आपके कार्यों में मुझे देखने को मिलता है और मुझे याद है पूर्व में आपने INS विक्रमादित्य पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके और अपने इनोवेटिव माइंडसेट का परिचय दिया था। इसके अलावा भी आप लोग अपने समारोहों में कई सारे इनोवेटिव स्टेप उठाते रहे हैं। आज आपने जिस तरह से नेवल सिविलियंस को समर्पित एक सेलिब्रेशन रखा, एक तरह से आपने एक बड़ी लकीर खींच दी है, यह बात मैं कह सकता हूँ। साथियों, नेवी के अनेक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जैसे कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस, नेवल आर्मामेंट डिपोज, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स आदि में हमारे सिविलियंस ही हैं जो नेवी के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की यह नींव रखते हैं। हमें समुद्र में अत्याधुनिक वेजल्स जो दिखाई देते हैं, सबमरीन्स दिखाई देती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर दिखते हैं, ये सारी चीजें विजिबल हैं, दिखाई देती हैं, हमें सामने से दिख जाती हैं, लेकिन जो हम नहीं देख पाते वह है हमारे अनगिनत इंजीनियर्स और वर्कर्स की एक मेहनत, उनकी लगन, उनका परिश्रम। ये लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन यही लोग जिन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमेशा एक ताकत प्रदान की है, इसके लिए भी आप सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी सिविलियन वर्कफोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बड़ी क्रिटिकल पार्ट है, चाहे वह कोई अफसर या स्टाफ हो, क्लर्क या कुक हो, या फिर हमारी सेनाओं को दूध और फल और सब्जियां पहुंचाने वाले अन्य हमारे भाई बंधु। मेरा ऐसा मानना है कि इन सबका भारतीय नौसेना को, या मैं कहूं कोई भी सेना क्यों न हो, उन्हें मजबूत करने में बराबर योगदान रहता है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपनी अपनी जगह सब समान रूप से महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी बिना वर्दी वाले ये भी सैनिक होते हैं और हमारी सेनाएं, साथियों, हमारी सेनाएं आज बड़े मैंडेट और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें हमारे सिविलियन साथी हमारी सेनाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। इंडियन नेवी आज अगर इनोवेशन के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही है तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सभी मिलजुल कर रहे हैं। इसी प्रकार अनेक काम होते हैं जिसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथियों, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या सिविलियन और यूनिफॉर्म पर्सनल के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? जहां तक सिविलियन होने का प्रश्न है, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सिविलियन ही होता है। आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में वह सिविलियन ही होता है। टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा ने पालिका अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने जनता से टिहरी के चहुमुखी विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार को प्रचंड बहुमत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत क्षेत्र के विकास की गारंटी होगी। इससे टिहरी 3 गुना तेजी से विकास करेगा और विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। आप सबको पता है कि सच में टिहरी के लिए एक अच्छा विजन रखने वाले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है और साथ में एक सभासदों की टीम भी है। उन सब के लिए मैं आज आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम सचमुच मैं भी इस टिहरी से मेरा भी अपना बहुत व्यक्तिगत लगाव है और बड़े मैं छोटा था तब से मैं लगातार टिहरी आता रहा हूँ, चाहे टिहरी हो चाहे कोटेश्वर क्षेत्र हो, यहाँ के हर क्षेत्र से मेरा नाता है। और अब मैं भी चाहता हूँ, हमारे विधायक जी भी चाहते हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण भी सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे काम आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे आपने सब लोगों ने राज्य की सरकार बनाई है, आपने आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर जो टिहरी में एक परिपाटी है जिसके बारे में अभी मस्ता सिंह नेगी जी कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे, हमसे पूरे बोलने वाले वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत विस्तार से बोला होगा। सच में 2 जगह पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि जितने काम इन्होंने मस्ता सिंह नेगी जी ने कहा है, विधायक जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारा राज्य हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जहां हजारों करोड़ की योजनाओं से हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम ऑल वेदर परियोजना,
इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारे चाहे शहरी क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एवं हवाई कनेक्टिविटी, इन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। लगातार एक एक करके आधारभूत संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं। हर क्षेत्र को आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।